वैशाली, वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के नेक्स्ट पार्ट के साथ, विच इज अबाउट दी मोमेंटम। अब हमें यहाँ पर समझना है कि नया जो हमारे पास एक टॉपिक आया था कि मोमेंटम क्या है, पिक्चर में आ गया, वो कैसे करना है, उस पर क्या फैक्टर्स डिपेंडेंट है, ये सब हम एकदम समझेंगे। ठीक है, चलो अब इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। बहुत कॉमन एग्जांपल है और सबको पसंद भी बहुत है, तो बड़ी आसानी से आप समझ पाएंगे कि मोमेंटम होता क्या है। तो यहाँ पर हम होली का सीन इमेजिन करके चलते हैं। अब आपको पता है होली के दिनों में, बल्कि कुछ बच्चों की तो एक हफ्ते पहले से होली शुरू हो जाती है, वो गुब्बारों वाली, एक दूसरे को मारने वाली। तो बस वही समझो, आपका मोमेंटम ऐसे हो जाना है। तो क्या है उसमें, ऐसे मान के चलते हैं कि हमारे पास दो टाइप के बलून्स हैं। एक तो एयर वाले बलून्स जिसपे हम कितना भी तेज किसी को मार ले फर्क नहीं पड़ने वाला है, और एक हमारे वाटर बलून्स हो गए। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा एक बार स्टडी करते हैं। तो सपोज अगर हमें एक बार बोला गया है कि एयर बलून से अपनी होली मना लो सिर्फ, जो कि हम कभी बिल्कुल नहीं चाहेंगे, और एक हमारी वाटर बलून्स वाली। ठीक है, तो क्योंकि एयर बलून्स के अंदर हमेशा जो मास रहेगा वो कैसा रहेगा, लेस होगा, उनका वेट इतना ज्यादा नहीं होता, तभी आप कहते हैं कि उनका इम्पैक्ट मारने पे नहीं पड़ता है ज्यादा। तो दैट मीन्स लेस मास का मतलब है कि इम्पैक्ट जो उसका होने वाला है, असर जो उसका होने वाला है, वो कम होगा। ऑन द अदर साइड अगर मैं वाटर बलून्स की बात करूं, क्योंकि वाटर बलून्स पानी को डालने से काफी हेवी हो जाते हैं, सो मोर मास का आइडिया है वहां पर। ठीक है, सो मोर मास अगर होगा किसी भी चीज का, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। चलिए, ये तो आपको समझ आया कि मतलब लेस मास है तो लेस इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मोर मास है तो मोर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं। सपोज हमारे पास वही वाटर बलून्स है, वाटर बलून्स भी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तब देते हैं जब उसे काफी दूरी से और अच्छी खासी स्पीड के साथ मारा जाता है ना। तो चलो, अगर मैंने अपने बलून को लेस स्पीड या वेलोसिटी से अगर उसे थ्रो करा है, तो उसका जो इम्पैक्ट होने वाला है अगेन कैसा रहेगा, काफी कम रहेगा, लेस इम्पैक्ट रहेगा। और इसी तरीके से अगर मैंने अपने बलून को काफी किसी के पीछे भागते हुए मारा है, क्योंकि आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद होता है बसों पे मारना, नहीं तो लोगों के पीछे चल पड़ते हो, कोई बाइक पे जा रहा है तो उसको भागते भागते मारते हो। तो उसी को देखो आप कि अगर आप ज्यादा स्पीड से मारते हो, अगर हमारी जो वेलोसिटी है, भागने की हमारी जो स्पीड है वो काफी ज्यादा है, तो इम्पैक्ट भी कैसा रहता है, काफी ज्यादा रहता है। तो बस समझ लिया आपने अपने मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। यही है आपका मोमेंटम, क्या कि हमारा जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, जितना ज्यादा आपका मोमेंटम होगा उतना ज्यादा किसी भी चीज पे इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, फोर्स यानी कि जितनी ज्यादा फोर्स से, जितने ज्यादा मोमेंटम से किसी चीज को थ्रो किया जाता है, उतना ही ज्यादा उस बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अब आप इसे सबसे अच्छे एग्जांपल से मैं बताती हूँ आपको कैसे रिलेट कर सकते हो। हैव यू सीन क्रिकेटर्स किस तरीके से बॉलर्स जो है एक बॉल फेंकने से पहले रनिंग करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो अपनी बॉडी में मोमेंटम को गेन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि भागते हैं, स्पीड उनकी बढ़ गई, बॉल में ऑलरेडी मास तो है, तो उन्होंने क्या कर लिया, बॉल को मोमेंटम दे दिया है, और जब वो अब थ्रो करने वाले हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा, काफी हेवी इम्पैक्ट, काफी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मोमेंटम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हमें कैसे याद करना है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम किस तरीके से फोर्स और मोमेंटम के फैक्टर से डिराइव कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब क्योंकि हमने फोर्स और मोमेंटम अच्छे से समझ लिया है, अब टर्न आती है दोनों के रिलेशन को समझने की, यानी कि हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने की। ठीक है, चलिए एक बार सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, एंड देन फिर उसके बाद हम डिराइव करेंगे कि किस तरीके से हमारा जो फोर्स है वो मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं। किसी भी हमारी बॉडी में, इन एवरी बॉडी देयर इज एन इनिशियल एंड द फाइनल मोमेंटम। तो यानी कि चाहे बॉडी कैसी भी स्पीड पे चल रही हो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल एक बार शेयर किया है कि अगर होली के गुब्बारों को मैं मार रही हूँ, तो अगर इफ आई एम नॉट रनिंग, अगर इस वक्त हम भाग नहीं रहे हैं, सो ऑल्सो तब भी हमारी बॉडी में मोमेंटम प्रेजेंट है, और उसके बाद भागने के बाद हमने मोमेंटम को
विच इज नोन एज द फाइनल मोमेंटम, हमने उसे गेन कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया हमारी बॉडी के दो मोमेंटम्स में, तो उसी के साथ हमें अपने पार्ट को स्टार्ट करना है। सो यहाँ पर P1 के साथ मैंने इनिशियल मोमेंटम यानी कि बॉडी का पहला मोमेंटम को मेंशन किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो P2 हो गया वो हो गया फाइनल मोमेंटम। जिस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए आ रही है वो भी आ रही है वापस, ठीक है। तो जिस तरीके से हम उन्हें डिराइव करने के लिए इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी के साथ बात करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर मोमेंटम के साथ भी हमें सेम चीज करनी है, ठीक है। चलिए अब लेकिन बात आती है कि आपने ये तो बताया कि देयर इज अ चेंज इन दी मोमेंटम, यानी कि इनिशियल कुछ है फाइनल कुछ है, तो इस चेंज को हम कहते क्या है? ये होता है रेट ऑफ चेंज इन दी मोमेंटम। तो रेट मतलब मैंने आपको पहले भी क्या समझाया था कि जब भी हम किसी भी वेरिएबल को टाइम के साथ डिवाइड कर देते हैं या फिर उसको अपॉन में ले लेते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज दी रेट। तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम किस टाइम में, कितनी देरी में मोमेंटम में चेंज आया है, उसको कैसे शो किया जाएगा? फाइनल मोमेंटम विच इज P2 एंड माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज P1 डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो अभी तक मैंने गिवन बताया है वो क्लियर हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय u एंड फाइनल वेलोसिटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v मेंशन कर दिया है, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर मेरे साथ साथ इसे फिगर आउट करोगे कि किस तरीके से मैं फोर्स और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बनाने वाली हूँ। अब क्या आप बोल रहे हो कि मैंने फोर्स बोला ना, तो यस फोर्स के साथ ही हमें अपना रिलेशन स्टार्ट करना है। इससे पहले हमने क्या इसमें पढ़ा है कि फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास ये रिलेशन आया था that force is directly proportional to the mass into acceleration, ठीक है। और सबसे पता है आपको ज्यादा क्या खटक रहा था इसमें? ये वाला साइन, तो आपको ये हटाना था ना, तो चलो हटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू KMA। तो आप बोलेंगे ये क्या ले आए हो, एक साइन हटाया तो ये ले आए। हाँ भी लाना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन तब तक नहीं हटा सकते हैं जब तक हम उस यूनिट को एक कांस्टेंट के साथ लिखें क्यों ना, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो यहाँ पर k है ये कोई एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी कि कोई भी वैल्यू का एक नंबर, यानी कि यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, बट फॉर द टाइम बीइंग हमें यहाँ पर सिर्फ k मेंशन करना है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है? वी वेरी वेल नो कि यहाँ पर हमें k के बारे में कुछ नहीं पता, हमें मास के बारे में भी कुछ नहीं पता, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें एक्सीलरेशन के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि हमें ये पता है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी कुछ है। भाई अगर मुझे गुब्बारा मारना है तो मैं एक स्पीड के साथ पहले इनिशियल वेलोसिटी पे थी, और इस तरीके से जब मैंने मोमेंटम गेन किया यानी कि मेरी वेलोसिटी में चेंज आ चुका है। सो नाउ माय बॉडी इज हैविंग अ फाइनल वेलोसिटी आल्सो। तो यहाँ पर v और u का रोल तो आने ही वाला है, तो हम कैसे रोल लेकर आएंगे? a को रिप्लेस करके। सो वी वेरी वेल नो कि एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डी टी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि a इज इक्वल्स टू d माइनस u बाय टी, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमें क्या करना है इसमें? सिंपली क्या हमें दिखाई दे रहा है? k को बाहर रखेंगे और m को दोनों अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा mv माइनस mu बाय t, ठीक है। फॉलो कर रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। अब k आ गया और mv क्या पढ़ा था भाई? जल्दी जल्दी से दिमाग को खोल दो और बताओ। mv ही तो हमने मोमेंटम पढ़ा था, यस। तो हमें क्या पता था? वी नो कि p इज इक्वल्स टू mv। तो क्योंकि हम इसे पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर ये mv क्या होने वाला है? दिस इज मास इनटू दी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी अगर मैं कह रही हूँ तो मोमेंटम कौन सा होगा? फाइनल मोमेंटम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p2 और m इंटू u, u इज दी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के क्या आ जाएगा? p1 अपॉन t। तो ये क्या बन गया आपका? दिस इज द रेट ऑफ द चेंज इन दी मोमेंटम। यही जो हमने यहाँ पर फिगर आउट किया है वही हम यहाँ पर
लेकर आ गए हैं। तो फोर्स जो है आपका वो किसकी इक्वल आया है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। लेकिन अगेन मैं थोड़ा सा आपको परेशान इसमें करने वाली हूँ। आपको ये इक्वल्स टू साइन पसंद आता है ना, बट यहाँ पर इक्वल्स टू साइन मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि आपके सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट ही ऐसा है। अब मेरी गलती नहीं है इसमें, तो चलो एक बार हम इसे यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ से आपका k को हटाती हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं लगाती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, P2 माइनस P1 अपॉन T। तो यानी कि आपका जो फोर्स है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन द मोमेंटम एंड द फोर्स अप्लाइड शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। जिस भी डायरेक्शन में काम हो रहा है वो वही होगा जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगाई जा रही है। ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन वही रहेगी जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन है। एंड दिस इज योर सेकेंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब एक बार हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को स्टेटमेंट के साथ भी कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने सेकेंड लॉ को आप कंक्लूड करते हैं। उसका स्टेटमेंट क्या एक बार देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force and in the direction of the force। जिस डायरेक्शन में आपकी फोर्स अप्लाई की जाएगी उसी डायरेक्शन में there would be a change in the momentum। ठीक है, आप इसे इस एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। अगर आपका बॉलर रन कर रहा है एक बॉल को फेंकने के लिए, बॉलिंग करने के लिए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करता है उसके बाद बॉल करता है। भाई जिस डायरेक्शन में बॉल फेंकनी है उसी डायरेक्शन में तो भागता है ना। यही दिखता है आपको क्रिकेट मैच पे, कुछ और चल रहा होता है वहां पे, ऐसा तो नहीं होता ना। सो वही हम बात कर रहे हैं कि अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो डायरेक्शन रहेगी फोर्स की, वहीं पे आपका मोमेंटम होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से क्लियरली हमें क्या समझ आता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये हमने कहां से निकाला है, थ्रू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सो आई होप आपको इसका पूरा डेरिवेशन और इसका स्टेटमेंट समझ आया हो। आपको एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट यू हैव टू state what is the second law of motion and then find the derivation. Basically you have to give the relation between the force and the momentum. तो इस तरीके से हमने इसमें जितना भी काम किया है ये आप इसे खुद प्रैक्टिस करिए। मुझे बताइए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई भी ऐसा हमारे वीडियो का पार्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड सो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय।